हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कर्व प्लॉट करना बताया था और स्पेशली हमने साइक्लिक प्रोसेस के लिए फाइनली कर्व कैसे प्लॉट करना वो आपको बताया था, जहां पर पॉइंट जो इंपॉर्टेंस का था वो यही था कि जरूरी नहीं है कि हर एक लाइन ओरिजिन के थ्रू पास हो, लेकिन अगर प्रेशर वॉल्यूम इनमें से कुछ कांस्टेंट है तो फिर हमें चेक करना होगा, क्योंकि अगर लाइन ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है और ओरिजिन के थ्रू पास नहीं हो रही है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। चलिए एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं जो लास्ट क्लास में लिया था। उसके अलावा लेट्स से इस बार आपको कर्व दे रखा है P वर्सेस T का, P वर्सेस T का A, B, C और D। इसको हमें रीप्लॉट करना है, एक तो PV पर और दूसरा VT पर। पहले PV पर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसको PV पर प्लॉट करेंगे तो क्या होगा वो चलिए देखते हैं। तो यहां पर A से B टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऑब्वियसली मोल्स तो कांस्टेंट है। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आइसोथर्मल भी बोला जाता है। ए से बी आइसोथर्मल भी वर्ड यूज किया जाता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो P वर्सेस V का कर्व क्या होगा, हाइपरबोला। तो A से B कर्व हाइपरबोला होगा, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डेफिनेटली कम होगा, यानी ये कंप्रेशन होगा, मतलब वॉल्यूम कम होना चाहिए। एक हाइपरबोलिक कर्व इसी तरह से आता है, लेकिन यहां पर यह कंप्रेशन हो रहा है तो ये A और ये B। ठीक है। अब B से C प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कर्व क्या आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, या तो इधर जाना है या इधर जाना है। ये दो ऑप्शन है, इधर जाना है या इधर जाना है। अब वो कैसे डिसाइड होगा, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी कर्व कुछ इस तरफ जाएगा, कर्व कुछ इस तरफ जाएगा B से C। फिर C से D, फिर C से D टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो कह सकते हो कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी फिर से हाइपरबोलिक कर्व, लेकिन इस बार प्रेशर कम हो रहा है तो एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है तो कर्व कुछ इस तरह से आएगा। और फिर वापस D से A। ये इस तरह का कर्व यहां पर आएगा। इवन यहां पर हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ही आता है, B से C और A से D। ये तो क्लियर है कि टेम्परेचर चेंज जितना यहां हो रहा है B से C में उतना ही A से D में भी हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज उतना ही हो रहा है। और B से C प्रेशर कांस्टेंट है और A से D भी प्रेशर कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट है तो P डेल्टा V, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा डेल्टा T। अब हमें ये पता करना है कि क्या टेम्परेचर चेंज सेम है B से C और A से D, तो क्या वॉल्यूम में चेंज भी सेम होगा, यानी ये जो लेंथ दिख रही है आपको B से C की और A से D की, क्या वो सेम होगी, क्या वो सेम होगी, वो कैसे पता चले, तो डेल्टा V इक्वल्स टू NR बाई P डेल्टा T। डेल्टा T सेम है दोनों का, ये साफ दिख रहा है B से C और A से D दे रखा है तो डेल्टा T सेम है, N और R तो कांस्टेंट है, जिसका P ज्यादा होगा उसका डेल्टा V कम होगा। P किसका ज्यादा है, B से C का, तो ये डेल्टा V कम होगा और ये डेल्टा V ज्यादा होगा। यानी इसको थोड़ा और अच्छी तरह से मैं बनूं तो आप इसे यूं कह सकते हो, ये लेंथ कम, ये लेंथ ज्यादा, ज्यादा कम। A से D का वॉल्यूम चेंज ज्यादा है, B से C का कम है। ये एडिशनल और मैंने बताया कर्व भी प्लॉट करना है और ये भी देखना है, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है
यानी यहां पर आपको दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं। आपको लगेगा क्या दोनों एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, आगे को, तो राइट नाउ ये ऑप्शन सही। तो समझ में आया, मतलब क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से हो सकता है वो भी हमें पता चलना चाहिए। चलिए, तो मैंने P वर्सेस V की बात की, अब इसी में हम V वर्सेस T भी प्लॉट कर देते हैं। V वर्सेस T भी प्लॉट कर रहे हैं। फिर से A से B टेम्परेचर कांस्टेंट तो वर्टिकल लाइन। अब हमें देखना है कि वर्टिकल ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। वर्टिकली ऊपर जाना है या नीचे जाना है वो हमें देखना है। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है यानी हम नीचे आएंगे, समथिंग लाइक दिस। ए से बी, ये ए और ये बी, राइट, नीचे आ गए। अब बी से सी प्रेशर कांस्टेंट है, बी से सी प्रेशर कांस्टेंट है, कर्व किसके बीच में, V वर्सेस T, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कर्व किधर जाएगा, ये A, ये B, ये C। C से D वापस से टेम्परेचर कांस्टेंट है, वर्टिकल लाइन, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मैं इसको हटा देता हूं, वॉल्यूम बढ़ेगा। और D से वापस से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, अच्छा चेक कर सकते हो आप, ये लेंथ ज्यादा होगी या ये लेंथ ज्यादा होगी, ये भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वही तरीका। चलिए फिर से एक बार बता देता हूं। बी से हमें किसके लिए देखना है, किसकी लेंथ ज्यादा होगी, ए बी या सी डी। ए बी और सी डी दोनों का प्रेशर चेंज सेम हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। सिंस वॉल्यूम में चेंज हो रहा है इसीलिए प्रेशर में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, डेल्टा V इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू सेम है दोनों जगह, ए से बी और सी से डी, लेकिन सी से डी टेम्परेचर ज्यादा है, सी से डी टेम्परेचर ज्यादा है। तो जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां डेल्टा वी ज्यादा, जहां टेम्परेचर कम वहां डेल्टा वी कम। ठीक है, तो प्रैक्टिस है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस के साथ आएगा। ये मैं आपको बता दूं, पहली बार आप देखोगे लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आया, लेकिन जब आप खुद करने लगोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिंक करनी है, सब छोटी छोटी सी स्टेप्स है, बट उनको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही पता चलेगा। तो केवल प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं। कोई सा भी एक कर्व प्लॉट कर लो, कभी जैसे मैंने पीटी लिया, अब आपको बदलना है तो अब आप क्या कर सकते हो, वीटी ले लो, आप वीटी ले लो। और बदलना तो क्या करो, वी और टी है, टी यहां ले लो, वी यहां ले लो, इंटरचेंज कर लो, फिर कर्व प्लॉट करो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेनली कर्व वाला पार्ट था। एप्लीकेशन कह सकते हो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को हमने यहां पर यूज किया अलग अलग तरह से। आगे कुछ और क्वेश्चंस अब मैं आपको दे रहा हूं, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पर ही बेस्ड है, बट ये ग्राफिकल क्वेश्चंस थे। अब कुछ और क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, लिखिए।
pressure of a gas is increased by 0.4% when it is heated by 1 degree Celsius. Calculate initial temperature of gas. Initial temperature of gas. 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचो, करो, लिखो कुछ. इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. चलिए, मान लेते हैं इनिशियली प्रेशर है P और टेम्परेचर है T. टेम्परेचर कितना बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस. अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर अलग अलग होते हैं. 10 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा? 283 होगा. सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस है तो 298 केल्विन होगा. लेकिन टेम्परेचर चेंज की अगर मैं बात करता हूं, तो जितना डिग्री सेल्सियस में चेंज होगा उतना ही केल्विन में होगा. टेम्परेचर 273 से आपने 283 कर दिया, कितने केल्विन का चेंज हुआ? 10 केल्विन का. डिग्री सेल्सियस में भी 10 डिग्री का. तो टेम्परेचर चेंज अगर मैं कहता हूं 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस, बात एक ही. हाँ, लेकिन टेम्परेचर केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो अलग हो. तो यहां पर टेम्परेचर चेंज दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस यानी 1 केल्विन चेंज है, ये ध्यान रखें. ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं. अब इनिशियली प्रेशर P था, बढ़ा कितना? 0.4 नहीं, 0.4% बढ़ा है. 0.4% का होता है 1 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 100, यानी P मल्टीप्लाइड बाय इसको करो 1.004. टेम्परेचर कितना हो गया? T प्लस 1. ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर. फॉर्मूला वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट है, तो फाइनली ये फाइनल अपॉन इनिशियल, राइट. पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यहाँ पे भी लगा दी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यहाँ पे भी लगा दी, और दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. अगर कंफ्यूजन हो तो इसे ऐसे मान लो, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ वी एन आर, फिर ये यहाँ पर और यहाँ पर भी पी वी
nRT दोनों का रेशियो ले लिया 1.004 अपॉन 1 T प्लस 1 अपॉन T 1.004 T प्लस 1 T इधर भी आएगा 0.004 T इक्वल्स टू 1 तो T इक्वल्स टू 1000 यानी 250। एक और क्वेश्चन लिखिए। Radius of an air bubble at the bottom of a tank ब्रैकेट में लिख दो H shown was found to be 1 centimeter. Find the radius of the same bubble when it moves to the surface of water. Given temperature at the bottom, (273 Kelvin) and temperature ऐसे ही रैंडमली दे रहा हूं मैं, सरफेस 546 केल्विन। ये डेटा याद है? निकलवाया था मैंने। अगर वाटर की हाइट क्या होगी अगर उसे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करना है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए वाटर कॉलम की हाइट कितनी होनी चाहिए? 10.33 मीटर। मरकरी से निकाला था H1 ρ1 इक्वल्स टू H2 ρ2। मरकरी की हाइट कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर। मरकरी की हाइट होती है 76 सेंटीमीटर। उतना ही प्रेशर लगाने के लिए पानी की हाइट कितनी होनी चाहिए? 10.33 मीटर। H1 D1 इक्वल्स टू H2 D2। तो यानी कह सकते हो राइट नाउ ये बॉटम पर ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? बॉटम पर टोटल राइट नाउ कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर एयर का और 1 एटमॉस्फेयर वाटर का, तो टोटल कितना हो गया? 2 एटमॉस्फेयर। तो इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम की जगह अब मैं लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब। इनिशियल लिख देता हूं T इनिशियल, P फाइनल 4/3 पाई आर क्यूब। इनिशियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, इनिशियल रेडियस पता ही है 1 है, 1 का क्यूब 273 केल्विन। फाइनली प्रेशर 1 546। कितना हो गया? 2 टाइम्स तो 4 RF क्यूब, यानी फाइनल रेडियस जो है वो 4 की पावर 1/3 या जैसा भी आप पुट करना चाहो। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा तरीका बता रहा हूं। और यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर वेरी कर रहा था, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सभी वेरी कर रहे हैं, यहाँ तीनों ही वेरी कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी स्टोरी ज्यादा है, लैंग्वेज ज्यादा है,
दिखने में बड़ा दिखेगा आपको, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। लिखिए, ड्यूरिंग ए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन comma, examiner put 1 mole of hydrogen gas in 8.21 liter container at 300 Kelvin and asked the students to measure the pressure using manometer, one by one करके, एक एक करके। ए पार्ट इसका, फर्स्ट ए नॉटी बॉय मेजर्ड द प्रेशर। वैसे नोटी लगाने से कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बॉय वर्ड ही इटसेल्फ समझ सकते हो। बट बिफोर पासिंग इट टू नेक्स्ट स्टूडेंट, he opened the container secretly and 1/3 of the original moles escaped while the container was reclosed. ताकि आगे वालों की सबकी रीडिंग समझ सकते हो। उसने तो सही मेजर कर लिया, बट आगे वालों की रीडिंग्स बिगाड़ दी। बी पार्ट, बट देखो आजकल कोई कम नहीं पड़ता, नहीं। सो नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ ए नॉटी गर्ल। She measured the pressure ठीक है, उसे जैसा कंटेनर मिला उसने मैनोमीटर से उसका प्रेशर मेजर कर तो लिया। उसे थोड़ी पता था कि पहले से ही घोटाला स्टार्ट हो चुका है, बट हाँ उसने क्या किया, शी मेजर्ड द प्रेशर बट डेंटेड द कंटेनर पे एक डेंट बना दिया, जिससे क्या होगा, डेंटेड मतलब वॉल्यूम चेंज कर दिया, खड्डा नहीं किया, डेंट आ गया। Before passing it to next student, due to which volume decreased to 9/10 of original volume. 9/10 of original volume. सी पार्ट, हाँ लेकिन कह सकते हो, एक्सेप्शंस तो होते ही है, नहीं कुछ अच्छे बच्चे भी मिल जाते हैं कभी कभी। मेरी तरफ मत देखो, ठीक, अब देख रहे हो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Now
It was the turn of a sincere student, and pressure is measured by him. Pressure is measured by him. ये था C part, then D part. Due to the large difference in the results, क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंटली थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, लेकिन यहां तो अब थोड़ी बहुत एरर नहीं आ रही, अच्छी खासी एरर आ रही. ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन रिजल्ट्स, द frustrated examiner threw the container inside the furnace. भाड़ में जाए नहीं, at 600 Kelvin. Find, next line में लिखो, find the pressure measured by each student. Find the pressure measured by each student and final pressure. एंड फाइनल प्रेशर. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, स्टोरी है और कुछ क्वेश्चन के अंदर. बाकी तो क्या लगाना, PV इक्वल्स टू RT. किसी पार्ट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसी में मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो किसी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है. चलिए बता देता हूं मैं. इनिशियली वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है. सबसे पहले क्या निकाल लें, इनिशियली प्रेशर. देखिए स्टूडेंट्स तो मैनोमीटर से मेजर कर रहे हैं, तो उनका प्रेशर कितना आएगा वो हम PV इक्वल्स टू RT से कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टूडेंट ने जब प्रेशर मेजर किया तब तक तो यही कंडीशन थी, उसने बाद में चेंज की. तो पहला स्टूडेंट जो प्रेशर मेजर करेगा P1 कह सकता हूं. वो आंसर क्या आएगा, P1 300 केल्विन, सॉरी 3 एटमॉस्फेयर. ये फर्स्ट स्टूडेंट था. लेकिन अब उसने क्या किया, जब सेकंड को पास किया तो उसमें से कितने मोल्स निकल गए, 1/3. यानी मोल्स जितने भी यहां थे, अब मोल्स कंटेनर में 1/3 नहीं है, सॉरी अब कंटेनर में 1 मोल नहीं है, उसमें से 1/3 निकल गए, तो कितने रह गए, 2/3. तो ये प्रेशर कब है, P1/N1 इक्वल्स टू, या ऐसे कर दो जैसे भी लिखना, P1/N1 या P1/P2 इक्वल्स टू. ये प्रेशर कब है, 3 एटमॉस्फेयर. जब मोल्स कितने थे, 1. अब प्रेशर कितना होगा, क्योंकि अब मोल्स 1 नहीं 1/3 निकल गए, तो प्रेशर कितना रहेगा, 2 एटमॉस्फेयर. सीधा सीधा लॉजिक है. 1/3 मोल्स कम हो गए तो 1/3 प्रेशर भी कम हो गया. 1/3 प्रेशर कम हो गया यानी 3 एटमॉस्फेयर का 1/3 कितना होता है, 1. तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो गया. तो ये सेकंड स्टूडेंट की रीडिंग क्या आएगी, 2 एटमॉस्फेयर. फिर उसने क्या किया, सेकंड स्टूडेंट यानी गर्ल ने क्या किया, वॉल्यूम चेंज कर दिया. अब क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम. फॉर्मूला P1V1 इक्वल्स टू P2V2. प्रेशर कितना, 2. जब वॉल्यूम अब V था, अब फाइनली प्रेशर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम लेकिन कितना रह गया, 9/10 ऑफ ओरिजिनल. सॉल्व कर लो, 9/10 ऑफ ओरिजिनल, V और V. तो P3 इक्वल्स टू
20/9। ये प्रेशर कौन मेजर करेगा? वो सिंसियर स्टूडेंट। और फाइनली फाइनल प्रेशर क्या होगा? तो एग्जामिनर ने उसे एक फर्नेस में फेंक दिया जिसका टेम्परेचर 300 नहीं 600 केल्विन है। तो अब टेम्परेचर डबल हो गया, वापस से P4 P3 इक्वल्स टू T4/T3। अभी तक P4 निकालना है, 20/9, टेम्परेचर 600, यहाँ तक टेम्परेचर वही इक्वल था तो मैं 300 ही लिख रहा हूँ। तो P4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/9। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखिए हेडिंग जरूर मैं डलवा रहा हूं लेकिन सही पूछो तो इसमें कुछ अलग से नहीं है। ये भी एक एप्लीकेशन ही है PV इक्वल्स टू NRT का। PV इक्वल्स टू NRT का ये एप्लीकेशन है, उससे हम इजीली ये सोच सकते हैं। बट ठीक है, इसको फिर भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, बुक्स में भी होता है, इसीलिए मैं आपको हेडिंग के साथ बता रहा हूं। लेकिन कह सकते हो कि अलग से कुछ डाल्टन्स ने नहीं कहा है, आप खुद PV इक्वल्स टू NRT से ये सब कुछ कंक्लूड इजीली कर सकते हो। चलिए फिर भी स्टेटमेंट तो लिख ही लेते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट क्या है वो मैं बता दूं। लिखिए यहां पर, टोटल प्रेशर ऑफ a non-reacting gaseous mixture is equal to the sum of the partial या ब्रैकेट में एक और वर्ड भी दे दिए, इंडिविजुअल सम ऑफ द पार्शियल और ऑब्लिक इंडिविजुअल प्रेशर at the same temperature and same volume. At the same temperature and same volume. क्या मतलब है समझ लेते हैं। तो यहां पर ये डाल्टन्स लॉ क्या कह रहा है, ये कंटेनर है जिसमें A और B ये दो गैसेज है, इसके लेट से 2 मोल है या Na ले लेता हूं, Na मोल्स है, इसके Nb मोल्स है। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल, वो इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर बोल दो या पार्शियल प्रेशर बोल दो, जो भी टर्म आप यूज करना चाहो। बुक्स में सब जगह पार्शियली यूज होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बोलने से ज्यादा आसान समझ में आता है। पार्शियल बोलने से पता नहीं हम कुछ और मीनिंग निकालने लगते हैं।
तो इंडिविजुअल बोलोगे तो बहुत अपने आप में क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये ए का प्रेशर, ये बी का प्रेशर, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पी बी के बराबर। पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, यही मैंने आपसे कहा था कि ये तो प्रूव भी किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि ए का प्रेशर और बी का इंडिविजुअल प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो ए और बी का इंडिविजुअल प्रेशर निकालने का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे पी ए निकालना है तो कंटेनर में केवल गैस ए होनी चाहिए, गैस ए होनी चाहिए। अब ये जो भी प्रेशर लग रहा है दैट इज प्रेशर ड्यू टू ए, दैट इज प्रेशर ड्यू टू ए, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर। देखो पार्शियल वर्ड लगाने से पार्शियल प्रेशर भी प्रेशर ही है, ये मैं बता दूं। बहुतों को पता क्या लगता है, प्रेशर अलग है पार्शियल प्रेशर अलग। प्रेशर पार्शियल प्रेशर है तो दोनों ही प्रेशर। पार्शियल बोलने से ये समझ में आ जाता है कि कंटेनर में और भी गैसेस है जो प्रेशर लगा रही है, तो ये टोटल प्रेशर नहीं है, ये पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है, ये आप कह सकते हो। तो ये ए का प्रेशर है, ये कैसे निकालोगे, मैनोमीटर से, और थियोरेटिकली कैसे निकालोगे, NaRT। अगर मुझे बी का प्रेशर निकालना है तो कंटेनर में केवल क्या होना चाहिए, बी, जितने भी मोल्स यहां पर हो। अब जो कंटेनर का प्रेशर होगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ पी बी, V इक्वल्स टू NBRT। ये कैसे आया वो मैं बता देता हूं। अब इन दो यहां तक ये हमें डिराइव करना है। ये सिंपल मैंने क्या लगाई, PV इक्वल्स टू NRT, दोनों को ऐड कर दो, PA प्लस PB, V NA प्लस NB RT। ये इसे हम कह रहे हैं टोटल प्रेशर, और यहां पर ये क्या हो गया, टोटल मोल्स। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, PT लिख दिया मैंने इसको, या ये ऐड करके ही आया। अगर कंटेनर में A और B दोनों है तो क्या करोगे, A भी है और B भी है, तो PV को NRT कैसे लगाओगे, इस कंटेनर के लिए P टोटल मोल्स इसके और इसके दोनों लिख दिए। अब आप इसको और इसको, या इसको 2 मार्क कर देता हूं, इसको 3 मार्क कर देता हूं, इसको 4 मार्क कर देता हूं, ठीक है। 1 को किससे कंपेयर कर लो, 4 से, बाय कम। यहां पे भी PV को NRT लगाई, यहां पे भी PV को NRT, यहां पे भी PV को NRT, यहां इन तीनों से, ये इन दोनों से इक्वेशन आ गई। डिराइव क्या करना है, ये एक्सप्रेशन, तो कैसे आएगा, बाय कंपेयरिंग 1 and 4, PT इक्वल्स टू PA प्लस P। ये सेम है, ये सेम है, वॉल्यूम सेम है, PT। हाँ, यहां से एक दो फॉर्मूले और भी डिराइव कर सकते हो। अगर मुझे केवल A का प्रेशर निकालना है, कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस है और A का प्रेशर निकालना है, तो एक पॉइंट मैं यहां पर अब पुट करना चाहता हूं। देखा जाए तो जिस तरह से अभी डाल्टन्स लॉ हमने डिस्कस किया, कह सकते हो इसमें तो कुछ नया नहीं है। इसमें नया क्या हो सकता है वो अभी मैं बता रहा हूं, उससे पहले एक बार डाल्टन्स लॉ के जो भी पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। तो इंडिविजुअल यानी पार्शियल प्रेशर निकालने के क्या तरीके, अगर मुझे A का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो कुछ नहीं करना, मुझे कंटेनर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, A के मोल्स पता होनी चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए, तो मैं A का प्रेशर निकाल सकता हूं। और सीधी सी बात है, जब मैं A का प्रेशर यानी PA निकाल रहा हूं तो मुझे B से कोई मतलब नहीं है, B से कोई मतलब नहीं है। B के कारण A का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। A का प्रेशर कितना है उसमें B का कोई रोल नहीं। ऐसा नहीं कि कंटेनर में A है तो B डाल देंगे तो A का प्रेशर चेंज हो जाएगा। कंटेनर में ऑलरेडी A है, अगर आप B C कुछ भी डालोगे, हाँ कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। A है, B C D आप डाल रहे हो, उससे A के प्रेशर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, चाहिए नहीं, A के प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मुझे A का प्रेशर निकालना है, A के मोल्स, A का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये एक तरीका हुआ।
ए का पार्शियल प्रेशर निकालने का, बट इसके लिए कंटेनर का वॉल्यूम और टेम्परेचर पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कंटेनर का टोटल प्रेशर पता होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं पता होता, टोटल प्रेशर पता होता है, ए और बी के मोल्स पता होते हैं, और हमें ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो अब क्या करें, अभी भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, पी ए अपॉन पी टी, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो पी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी। ये भी एक तरीका है पार्शियल प्रेशर निकालने का, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बट ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मूला है, बहुतों को क्या लगता है पार्शियल प्रेशर निकालना तो यही एक फॉर्मूला है, और ये भी तो यहां से भी पीए निकल रहा है और यहां से भी पीए ही निकल रहा है। वॉल्यूम और टेम्परेचर पता हो तो यहां से निकाल लो, टोटल प्रेशर पता है और मोल्स पता है तो आप यहां से निकाल लो। तो ये डिपेंड करता है कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू, इसको मैं मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूं ना, हाँ है ना, ये एक्स से लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहां पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी। तो ये तो थोड़ा मैथमेटिकल हो गया। अब मैं बताता हूं डाल्टन्स लॉ को इस तरह से पुट किया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। डाल्टन्स लॉ को इस तरह से अगर हम पुट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसे, कि किसी कंटेनर में अगर कोई गैस ए है और उसके कारण कुछ प्रेशर लग रहा है, अब आप इस कंटेनर में कोई और गैस डालते हो, कोई और गैस डालते हो, सी डी कोई और गैसेस डालते हो, तो उससे ए के प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, हाँ कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी किसी और गैस के प्रेशर से किसी और गैस का प्रेशर चेंज नहीं होगा। ए का प्रेशर उतना ही रहेगा, बी डालने से पहले भी उतना ही था, बी डालने के बाद भी उतना ही रहेगा, सी और डाल दिया तब भी ए और बी का प्रेशर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो कोई और गैस आप डाल दो या कोई और गैस निकाल लो, जो ऑलरेडी गैसेस प्रेजेंट है उसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये तो बाकी सब क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, कुछ नहीं किया हमने। तो अब इसको यूज कैसे करना है, अब मैं इसी को इस तरह से भी यूज कर रहा हूं, और यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ये केवल मोल्स पर डिपेंड कर रहा है, गैस कौन सी इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऑक्सीजन के 2 मोल है तब भी उतना ही प्रेशर होगा, हाइड्रोजन के 2 मोल है तब भी उतना ही प्रेशर होगा, नाइट्रोजन के 2 मोल है तब भी उतना ही प्रेशर होगा। तो मोल्स किसी के भी हो, प्रेशर तो उतना ही लगेगा, प्रेशर उतना ही लगेगा। तो अगर मान लो मुझे पता चल गया कि ऑक्सीजन के 1 मोल का प्रेशर इतना है, अब क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन के 2 मोल है तो प्रेशर कितना होगा, तो कह सकते हो ऑक्सीजन के 1 मोल का जितना है नाइट्रोजन के 2 मोल का उसका जस्ट डबल होगा, नाइट्रोजन के 3 मोल होगा तो उसका 3 टाइम्स होगा। तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। तो छोटे छोटे से अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। अगेन फिर से बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। लिखिए, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट if a container of volume 8.21 लीटर, देखिए हमारे सारे कंटेनर बड़े स्पेशल वॉल्यूम के ही होते हैं, एकदम स्पेशली मैंने ऑर्डर करके मंगवाए हैं। वॉल्यूम बड़ा 8.21 लीटर। आपको लग रहा होगा सर इतना स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यों है, सीधा सीधा 10-20 लीटर का मंगवा लेते। क्या कहते हो, 10-20 लीटर का मंगवाएं या 8.21 लीटर ही ठीक है? समझदार हो, 8.21 लीटर ही सही है। contains 2 moles of A and 3 moles of B at 300 Kelvin. टू मोल्स और 3 मोल्स। पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना, लेकिन इसका एक और पार्ट है अभी, इसी का, इसको यू मान के चलो, इसी का आगे नेक्स्ट लाइन में लिख दो। What will be the final pressure, final total pressure and partial pressure of each gas if 5 moles of C, if 5 moles of C are added,
to the container at same temperature. To the container at same temperature. तो पहले कंटेनर में क्या डाला, ए और बी, कितने में कितने मोल्स है, ए के 2, वॉल्यूम लिख देता हूं 8.21 लीटर, टेम्परेचर है 300 केल्विन, ए के कितने मोल्स है 2 मोल, बी के कितने हैं 3 मोल, और फाइनली और सी के कितने मोल डाल दिए 5 मोल। अब बहुत सारे तरीके हैं आपको सॉल्व करने के। अगर मुझे ए का प्रेशर निकालना, मुझे बी से कोई मतलब नहीं है, ए का प्रेशर निकालना है, ए का प्रेशर वॉल्यूम 8.21 मोल्स ए के 0.0821 इंटू 300, 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर इज 6। अब आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ए के 2 मोल के कारण प्रेशर कितना है 6, तो ए का 1 मोल होता तो 3, यहाँ 1 होता तो वैसे ही 3 आ जाता। अब आपको क्या बी के लिए भी फिर इक्वेशन में पीवी को स्टैंडर्ड लगाओगे, नहीं, एक मोल का प्रेशर कितना आ गया 3 एटमॉस्फेयर, बी के कितने मोल है 3, 1 मोल का प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर, बी के कितने मोल है 3, 9 एटमॉस्फेयर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा 9। करके भी देख लेना, वही आएगा, यहाँ 2 की जगह 3, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। टोटल प्रेशर कितना करना है, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, या तो इन दोनों को ऐड कर दो 6 + 9 15, या सीधा से कह दो 1 मोल का प्रेशर कितना है 3 एटमॉस्फेयर, टोटल मोल्स कितने हैं 5, 3 इंटू 5 50। चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पहले टोटल प्रेशर निकाल लो, पहले ही टोटल प्रेशर निकाल लो, कितने मोल्स पुट करके 5 मोल्स पुट करके इन दोनों का सम करके 5 मोल्स, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाता 15 एटमॉस्फेयर। 15 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर है, अब किससे मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन कितना, यहां से लिख रहा हूं इसको, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, 2 + 3 चलो और लिख देता हूं, इनटू टोटल प्रेशर कितना 15, तो ही 6। अब हमने क्या किया यहां पर, सी के कितने मोल्स और डाल दिए 5 मोल्स। अब पहले तो ये बताओ सी के मोल्स डालने से क्या ए और बी का प्रेशर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, तो वही रहेगा, ए और बी का वही रहेगा। इनफैक्ट सी के भी 1 मोल का प्रेशर कितना होगा, वही 3 एटमॉस्फेयर, तो सी के 5 मोल का प्रेशर कितना होगा 15 एटमॉस्फेयर। 15 एटमॉस्फेयर, पहले ऑलरेडी 15 था, फिर और 15 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 30 एटमॉस्फेयर, बाकी जिनका प्रेशर जो था वो वही रहेगा। यानी सी डालने से ए और बी के प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी सब समझ में आना चाहिए, हाँ सर ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, टोटल प्रेशर निकाल के पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, और पार्शियल प्रेशर निकाल के टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, पार्शियल प्रेशर निकाल के टोटल प्रेशर और टोटल प्रेशर निकाल के भी पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। यहीं पर एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, जैसे ये यहां पर हुआ ना PA + PB, तो प्रेशर हम एक तरह से देखा जाए तो प्रेशर हम ऐड कर रहे हैं, दिख तो ऐसे ही रहा है कि प्रेशर ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, 2 गैसेस के प्रेशर तभी ऐड कर सकते हो जब वो सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर पर मेजर हुए हैं, जब वो सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर पर मेजर हुए हैं। इसको ऐसे लिखो, प्रेशर इज एडिटिव, प्रेशर ऑफ गैसेस आर एडिटिव ओनली व्हेन they are measured at
same volume and temperature. सबका और ये प्रेशर किस वॉल्यूम और टेम्परेचर, V वॉल्यूम T टेम्परेचर पर, ये भी V वॉल्यूम T टेम्परेचर पर, और इनफैक्ट ये टोटल प्रेशर भी V वॉल्यूम और T टेम्परेचर पर ही है, उसी वॉल्यूम टेम्परेचर पर। दो गैसेस के मोल्स आप हमेशा ऐड कर सकते हो, चाहे उनका प्रेशर टेम्परेचर सेम हो या ना हो। A के 2 मोल है, B के 3 मोल है, टोटल मोल्स तो 5 ही रहेंगे, लेकिन A का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, B का प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर। आप इनको ऐड तभी कर पाओगे, 2 + 3 तभी कर पाओगे जब 2 एटमॉस्फेयर भी उसी वॉल्यूम टेम्परेचर पर है, 3 एटमॉस्फेयर भी उसी वॉल्यूम टेम्परेचर पर है, और जो टोटल आप 5 एटमॉस्फेयर बोल रहे हो वो भी उसी वॉल्यूम टेम्परेचर पर है। यानी यहां पर पहले ये समझ लेना, ये पीटी यूं मान के चलो, ये कंटेनर, ये तीनों की साइज सेम है, वॉल्यूम V, तीनों की साइज सेम है, तीनों का टेम्परेचर सेम है। यहाँ पर A के केवल मोल्स हैं, यहाँ B के केवल मोल्स, और यहाँ A और B के मोल्स। यहाँ का प्रेशर PT, यहाँ का PA, यहाँ का PP, तब आप दोनों को ऐड कर रहे हो, और इस तरह का प्रेशर। यानी समझ में आना चाहिए कि PT का मतलब क्या है, कहाँ का प्रेशर है, आपको ये पता चलना। जब हमने उन दोनों के PT क्या है, जब आपने A और B के मोल्स इसी साइज के कंटेनर में डाल दिए हैं, ये इस कंटेनर का प्रेशर है, जिसका भी वॉल्यूम भी V और टेम्परेचर T। ठीक है, लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। 2 लीटर ऑफ गैस A, 2 लीटर ऑफ गैस A at 1.5 atmosphere is mixed with 3 liter of gas B at 2 atmosphere in a 5 liter container. In a 5 liter container. Find final total pressure. Find final total pressure. तो क्या ऐसा करते हैं, A और B को मिक्स करें तो A का प्रेशर 1.5 है और B का प्रेशर कितना 2 है, तो टोटल 3.5। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो 1.5 है वो 2 लीटर पर मेजर हुआ है, 2 एटमॉस्फेयर है वो 3 लीटर पर है। फाइनली प्रेशर किस पे निकालना है? 5 लीटर। नहीं कर सकते। यहां आप प्रेशर को ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो 2 लीटर 1.5 एटमॉस्फेयर, 3 लीटर 2 एटमॉस्फेयर, फाइनली किस में बताना प्रेशर? 5 लीटर। अब आप सीधा सीधा इसको यहां पर शिफ्ट ट्रांसफर करो, इसके कारण प्रेशर निकालो, फिर इसको ट्रांसफर करो, इसके कारण निकालो, और फिर यहां पर फिर दोनों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहां पर जब ट्रांसफर कर दिया तो इसका प्रेशर भी 5 लीटर पर, इसका प्रेशर भी 5 लीटर पर, टेम्परेचर तो सबका सेम है। तो कैसे निकालूंगा? यहां पर इस गैस के कारण प्रेशर, जो भी यहां पर गैस ए के कारण, तो यहां पर इसके कारण पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यहां का वॉल्यूम 5 लीटर, प्रेशर इनिशियली 1.5 इंटू 2, तो पी ए कितना हो जाएगा? 3/5 यानी 0.6। बी के लिए निकालो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वॉल्यूम इसका भी 5 लीटर, इनिशियली 2, वॉल्यूम 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 1.2। अब ये भी 5 लीटर पर है, ये भी 5 लीटर पर है, तो अब आप टोटल प्रेशर ऐड कर सकते हो 0.6
1.1। और दूसरा तरीका भी कर यही रहे हैं, दूसरा तरीके से सोचो, आप यूं सोचो तो 5 लीटर के अंदर जो मोल्स होंगे NT इक्वल्स टू, वो कहां से आ रहे हैं, इसमें मोल्स कहां से आ रहे हैं, टोटल मोल्स यहां और यहां, तो A के मोल्स प्लस B के मोल्स। अब यहां पर T को मैं PV इक्वल्स टू RT से PV वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, राइट, RT PT RT, यहां पर मोल्स T तो प्रेशर 1.5, वॉल्यूम 2 लीटर डिवाइड बाय RT। देन B के लिए 2 एटमॉस्फेयर 3 डिवाइड बाय RT, RT की टर्म कैंसिल, सॉल्व कर लो। PT इक्वल्स टू कितना 3 + 6 9/5, इसी तरह से एक और लॉ है अमेगेट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। अमेगेट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, वो प्रेशर के लिए था, ये वॉल्यूम के लिए है। क्या है स्टेटमेंट लिखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ a mixture of two or more non-reacting gases is equal to the sum of the partial oblique individual volume। स्टेटमेंट को अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक डाउट है। एक कंटेनर के अंदर नॉर्मल लेट से हम कहते हैं एयर है, 100 ml एयर है, और हमें पता है एयर के अंदर O2 और N2 दोनों होती है। 80% बाय वॉल्यूम हम बोलते हैं और ये 20% बाय वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml एयर है तो 80 ml नाइट्रोजन है और 20 ml ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 80 ml, 20 ml ऑक्सीजन। बट अब मेरा क्वेश्चन है कि 20 ml ऑक्सीजन है, यानी इस कंटेनर के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन है, टोटल वॉल्यूम कितना 100 ml, तो फिर ऑक्सीजन तो यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, हर जगह होगी, सब जगह होगी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम 20 ml होगा, ये कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, या ऐसा कि ऑक्सीजन नीचे नीचे यहाँ कहीं अलग है और नाइट्रोजन ऊपर अलग है, या उल्टा नाइट्रोजन 80 ml नीचे और ऑक्सीजन 20 ml ऊपर, ऐसा है? नहीं, ये तो पूरी मिक्स्ड है। नाइट्रोजन यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। उस हिसाब से तो फिर नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी 100 ml आएगा और ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी 100 ml आएगा। फिर ये अलग अलग कैसे? यानी दोनों का 100 होना चाहिए। समझ में आई प्रॉब्लम? टोटल वॉल्यूम 100 ml है तो इसमें नाइट्रोजन भी 100 ml होगी, ऑक्सीजन भी 100 ml होगी, लेकिन हम कह देते हैं कि ऑक्सीजन 20 ml, नाइट्रोजन 80 ml। ये कैसे आया? अब मैं समझाता हूं ये कैसे है। ये पार्शियल वॉल्यूम है, इंडिविजुअल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ वो अब मैं आपको समझा रहा हूं। उसका मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर
पार्शियल वॉल्यूम की भी डेफिनेशन लिखो पहले, पार्शियल या इंडिविजुअल वॉल्यूम। volume occupied by a component of a gaseous mixture, when it is present in the container volume occupied by a component of a gaseous mixture if it is present alone in the container, at same total pressure and temperature. लेट्स से ये एयर है 100 ml, पिस्टन लगा हुआ कंटेनर है और बाहर का प्रेशर है 1, तो अंदर का प्रेशर भी कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर। ये है हमारे पास एयर 100 ml की, और अब हम कह रहे हैं कि इसमें 80 ml नाइट्रोजन है, 20 ml ऑक्सीजन है। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। तो राइट नाउ इस बाहर का प्रेशर 1 है, तो अंदर का भी टोटल प्रेशर कितना होगा 1। अब अगर आपको यहां पर इसमें N2 है और O2 है, अगर आपको केवल O2 का पार्शियल वॉल्यूम निकालना है तो पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू दी वॉल्यूम इफ इट इज प्रेजेंट अलोन इन द कंटेनर एट सेम टोटल प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अब हमने क्या किया, इस कंटेनर में से इमेजिन करो हमने नाइट्रोजन सारी निकाल ली। पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों थी, दोनों का मिला के प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेयर। अब आपने नाइट्रोजन निकाल दी तो डेफिनेटली अंदर का प्रेशर कम हो गया होगा, बाहर का प्रेशर अभी भी कितना है 1 एटमॉस्फेयर। अंदर का प्रेशर कम हो गया होगा तो ये पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा कब तक, जब तक अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा। कब रुकेगा, जब अंदर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम होगा वो कितने ml होगा 20 ml। यस, दिस इज द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट सेम टोटल प्रेशर एंड टेम्परेचर। और यही अगर आपको नाइट्रोजन का टोटल वॉल्यूम चाहिए तो आप क्या करोगे, कंटेनर के अंदर केवल क्या रखेंगे हम, नाइट्रोजन, और बाहर का प्रेशर 1। ये 20 ml, ये यहां पर 80 ml, और ये टोटल यहां पर 100 ml। यस, यहां पर भी आप कह सकते हो VT इक्वल्स टू VA प्लस VB, यानी N2 या O2 प्लस N2। लेकिन यहां पर भी पता है ये दोनों वॉल्यूम कब ऐड हुए, जब दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। जिस प्रेशर टेम्परेचर पर ही है उसी प्रेशर टेम्परेचर पर ही है, और जो मिक्सचर है वो भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर है। ऑल थ्री आर मेजर्ड एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे हम एक पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ऑल थ्री आर मेजर्ड एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यहां पर ऑल थ्री आर मेजर्ड एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यानी दो गैसेस के वॉल्यूम को भी आप तभी ऐड कर पाओगे जब वो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर मेजर हुआ है, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर है, तभी आप उनको ऐड कर पाओगे। और यहां पर भी इसका भी डेरिवेशन हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे करोगे, VT, P तो सबका सेम है, PT लिख देता हूं, Na प्लस NB RT, PT प्रेशर तो वही रहेगा, VA Na RT, PT VB NB RT, ऐड कर दो अपने आप आ जाए। और इवन यहां पर भी पार्शियल वॉल्यूम ऑफ A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू VT।
ठीक है, तो कुछ नहीं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड एमेगेट लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैं फिर से कहूंगा कि पीवी को एनआरटी का ही एप्लीकेशन, बस ठीक है, वर्ड्स नहीं थोड़ी लैंग्वेज और ऐड कर दी, उसको सोचने का तरीका जो है वो हमने बदल दिया, बाकी अदरवाइज सब पीवी को एनआरटी से आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।